हेलो मेरे प्यारे प्यारे लिसनर्स, आप सबका स्वागत है मेरे YouTube चैनल माय इमेजिनरी वर्ल्ड में। मैं आपकी प्यारी और नन्ही सी ऑथर मैजिकल गर्ल हूँ। आप लोगों को मेरी स्टोरी पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए हम चलते हैं आज की स्टोरी में। दुआ जोर जोर से रोने लगती है। दुआ के रोने को आवाज सुनकर सभी लोग हाशिम के कमरे में दाखिल होते हैं। उनकी नजर दुआ के हाथ में पड़ती है जहां पर उंगलियों के निशान बने हुए थे। दुआ के तीनों भाई एक एक करके हाशिम के गाल में चाटों की बारिश कर देते हैं। चट चट चट। हाशिम तो अपने गाल ही पकड़ के बैठ जाता है। अदीला जी बड़े प्यार से दुआ से पूछती है, बेटा क्या हुआ? फिर हाशिम को गुस्से में घूरते हुए पूछती है, इसने कुछ कहा है क्या आपको? बेटा क्या हुआ बताए ना, आप इतना रो क्यों रही है? वो थोड़ा परेशान होते हुए पूछती है। दुआ उन्हें कुछ भी जवाब नहीं देती। जोरेन जी दुआ के बाबा दुआ को देखते हुए हल्की टेंशन में पूछते हैं। टेंशन से उनकी माथे की नसें सिकुड़ गई थी। क्या हुआ बेटा, आप हमें भी नहीं बताएंगी? आप क्यों रो रही है? इसने कुछ कहा है बताए ना। वो गुस्से से हाशिम को एक नजर देखकर दोबारा दुआ को देखते हुए पूछते हैं, और यह आपके हाथ में निशान कैसे हैं? दुआ सुबकते हुए बोलते हैं, हमें भूख लगी है। सब लोग दुआ को बड़े प्यार से देखने लगते हैं। दुआ के तीनों भाई जल्दी से रूम के बाहर जाने लगते हैं। नौरेज हाशिम को पकड़ते हुए बोलता है, तू क्या यहाँ पर रहेगा? तू भी चल हमारे साथ। तू क्या यहाँ बैठकर उसका रोना देखेगा? चलो यहाँ से। नोट जबरदस्ती हाशिम को घसीटता हुआ वहां से ले जाता है। वो चारों सीधा किचन में जाते हैं और अपनी प्यारी बहन के लिए खाना गर्म करने लगते हैं। जिन लोगों ने आज तक कभी किचन में एक कदम नहीं रखा था, एक ग्लास पानी भी खुद से निकाल के नहीं पिया था, वो अपनी बहन के प्यार में किचन में कदम ही नहीं रखते बल्कि खाना भी खुद गर्म करते हैं। सारे भाई अपने हाथों में दो दो प्लेट लेकर ऊपर जाते हैं। दुआ के दादू शिमाज खान उन चारों को देखते हुए बोलता है, बेवकूफों, नालायकों की दुम अकल है तुम लोगों के पास या घास चाटने गई है? ये क्या हाथों में लिए चले आ रहे हो? ट्रे नाम की भी एक चीज होती है जिसमें सारा खाना एक बार में आ जाता। इतने बड़े दूर हो गए हैं लेकिन तुम सबकी अकल घुटनों में है, बिल्कुल अपने बाप की तरह। जोरेन जी शिमाज खान को देखते हुए बोलते हैं, अब्बा जान आप ऐसे नहीं बोल सकते। बचपन में वो आप ही थे जो मुझे सबसे जहीन तेज दिमाग वाला बच्चा बोलते थे। मिन्हा खान दुआ की दादी उन सब पर चिल्लाते हुए बोलती है, चुप चुप हो जाए आप सब, अभी हमारी बच्ची को भूख लगी है और आप दोनों बाप बेटे हैं कि आप दोनों की लड़ाइयाँ ही नहीं खत्म होती, कभी तो आप लोग चुप हो जाया करिए। अदीला जी बड़े प्यार से दुआ को खाना खिलाने लगती है। वो दुआ को सारा खाना खिला देती हैं। दुआ भी चुपचाप शांति से सारा खाना खा लेती है। शाजिम दुआ को देखते हुए बोलता है, चलो बच्चा अब आप भी चल के सो जाए। दुआ सबको देखते हुए बोलती है, अभी मुझे नींद नहीं आ रही, मैं हाशिम से थोड़ी देर बात करके सो जाऊंगी। वो लोग दुआ की बात मानकर हाशिम के रूम से चले जाते हैं। हाशिम दुआ को घूरते हुए बोलता है, दिन में तू सारे गधे घोड़े पूरा अस्तबल बेच के सोई थी, अब मेरी नींद क्यों हराम कर रही है? सोने देना यार मुझे। हाँ सही है, सो जाओ। वो हाशिम के बेड में पसर कर ब्लैंकेट अपने ऊपर डाल लेती है। हाशिम दुआ के ऊपर से ब्लैंकेट खींचते हुए बोलता है, तू जाके अपने रूम में सोना, मैं कहाँ सोऊंगा? दुआ सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोलती है, वहां जाकर सो जा। हाशिम दुआ से बोलता है, यार तू अपने रूम में जाकर सोना, मेरे रूम में क्यों सो रही है? तुझे सोफे में सोना है तो सो जा, नहीं तो मेरे रूम में जाकर सो जा। इतना पिंक कौन करवाता है रूम को? पूरा का पूरा रूम पिंक है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया है। तुझे सोना है तो सो जा जा, दुआ चिढ़ते हुए बोलती है। हाशिम सोफे में जाकर लेट जाता है लेकिन उसे बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही होती है। वो करवट बदलता है, एकदम से नीचे फर्श में गिर जाता है। वो अपनी कमर सहलाते हुए बोलता है, हाय मेरी कमर, ऐसे तो मैं यहाँ पर सोने नहीं वाला। वो उस रूम से निकलकर बाहर चला जाता है। सुबह का वक्त। दुआ के तीनों भाई उसके रूम में जाते हैं। अंदर पहुंचकर उनकी आंखें सिकुड़ जाती है। वह बेड में सोए हुए हाशिम को सीधा बैठाते हुए उससे झांझोड़ते हुए पूछते हैं, दुआ कहाँ है और तू यहाँ पर उसके रूम में क्या कर रहा है? वो मेरे रूम में सो रही है, हाशिम आधी नींद में बोलता है। क्यों, वो तेरे रूम में क्यों सो रही है? उसे अपना रूम पसंद नहीं आया क्या? शाजिम हाशिम को घूरते हुए पूछता है। वह बोल रही थी, इतना रूम कौन पेंट करवाता है? मुझे रूम बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, हाशिम बोला। उस रूम में चट चट की आवाज गूंजने लगती है। हाशिम के गाल में उसके तीनों भाइयों के थप्पड़ पड़ जाते हैं। हाशिम अपने गालों को पकड़कर बैठ जाता है। कल से ये दूसरी बार था जब उसको थप्पड़ पड़ा हो। हाशिम रुआसी आवाज में बोलता है, फिर से मुझे मारा, कल रात को भी मारा था बिना मेरी गलती की और आज फिर मारा। आप लोग मुझे बिल्कुल भी प्यार नहीं करते हैं। जब से दुआ आई है सब मुझे मारते रहते हैं, मुझे कोई प्यार नहीं करता। सादी हाशिम को घूरते हुए बोलता है,
अपना ये मेलोड्रामा बंद कर, बहुत ही बेकार एक्टिंग करता है। तुझे तो कोई एक्टर तक ना बनाए। फिर थोड़ा से उसके ऊपर चिल्लाते हुए, और तू 2 साल से उसके साथ रह रहा है और तुझे इतना भी नहीं पता कि उसे कौन सा रंग पसंद है। कैसा यार, तू कैसे उसके साथ 2 साल से एक कलर नहीं पता कर पाया? उसका फेवरेट कलर कौन सा है? सच में उसने नहीं बताया। मैंने पूछने की कोशिश करी उससे, लेकिन उसने कभी मुझे नहीं बताया कि उसका फेवरेट कलर कौन सा है। सफेद सफेद कलर है मेरा फेवरेट कलर। इस आवाज को सुनते हुए सब लोग गेट की साइड देखने लगते हैं जहां से दुआ अंदर आ रही होती है। दुआ अपने भाइयों को देखते हुए बोलती है, सफेद रंग मेरा फेवरेट है। सफेद रंग हर रंग में मिल जाता है, हर रंग में 4 चांद लगा देता है। सफेद रंग ही मेरे सबसे पसंदीदा रंग है। जैसे तू खुद को हर सिचुएशन में ढाल लेती है, बिल्कुल वैसे ही तुझे सफेद रंग पसंद है ना? हाशिम दुआ से बोलता है। दुआ गुस्से में हाशिम को घूरती है और सीधा बाथरूम के अंदर घुस जाती है। थोड़ी देर में दुआ नहाकर बाथरूम में इधर उधर चक्कर काट रही होती है। उसने सिर्फ बाथरोब पहना हुआ था। वो खुद से ही बोलती है, मैं कैसे जाऊं, कपड़े भी नहीं है। मैं इतनी डफर कैसे हो सकती हूँ? मैं अपने कपड़े लाना कैसे भूल सकती हूँ? मैं एक नंबर की डफर हूँ। वो खुद को ही डांटते हुए बोलती है। दुआ अंदर से ही आवाज लगाती है, कोई है बाहर, कोई है। उसे किसी की भी आवाज नहीं आती। वो अपना छोटा सा मुंह गेट से बाहर निकालती है। उसे बाहर अपने रूम में कोई भी नहीं दिखता। उसे अपने कपड़े बेड में रखे दिखते हैं। दुआ अपनी नजर गेट की तरफ दौड़ाती है। गेट भी बंद होता है। दुआ जल्दी से जाकर अपने कपड़े उठाती है और सीधा क्लोजेट में चेंज करने चली जाती है। उसने आज सफेद कलर का कुर्ता और पैंट पहना हुआ था। कुर्ते के गले में थोड़ी सी सिल्वर कलर की एम्ब्रॉयडरी और पर्ल से थोड़ी सी डिजाइन बनाई गई थी और स्लीव्स में भी बिल्कुल ना के बराबर एम्ब्रॉयडरी की गई थी, जिससे वह सूट में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। एक तो उसकी गोरी बॉडी, ऊपर से उसमें सफेद कलर का सूट जो उसके लुक को पूरा कातिल बना रहा था। दुआ रेडी होकर नीचे आती है। नीचे सब लोग डाइनिंग टेबल में उसका इंतजार कर रहे थे। दुआ ने अपने सफेद कलर के सूट में ब्लैक कलर का सिमरी मास्क लगाया हुआ था। दुआ सबके साथ जाकर डाइनिंग टेबल में बैठ जाती है, लेकिन वह खाना स्टार्ट नहीं करती है। दुआ के दादाजी शिमाज खान वहां से सारे सर्वेंट को जाने को बोलते हैं। सारे सर्वेंट वहां से चले जाते हैं। दुआ अपना मास्क निकाल कर सबके साथ ब्रेकफास्ट करने लगती, लेकिन दुआ किसी से कुछ भी नहीं बोलता है। ब्रेकफास्ट करने के बाद दुआ अपने बाबा जोरन खान से पूछती है, बाबा क्या मैं खाला अम्मी के घर जा सकती हूँ? ये बात उसने बहुत ही डरते हुए पूछी थी, क्योंकि उसे डर लग रहा था कहीं ये लोग उसे उसकी खाला अम्मी से न मिलने दे। जोरेन खान बड़े प्यार से दुआ के सर में हाथ फेरते हुए बोलते हैं, हाँ बेटा क्यों नहीं, आप जा सकते हैं। आपको ये बात इतना डरते हुए नहीं पूछनी थी। आपका जहाँ मन करे आप वहाँ जा सकती है। बस शर्त इतनी है, आप जहाँ भी जाएंगी हाशिम को साथ लेकर जाएंगी। और आप घर कब तक आएंगी? जोरेन खान दुआ से पूछते हैं। मैं शाम तक आ जाऊंगी, दुआ अपने बाबा को देखते हुए बोलती है। जोरेन खान अपने चारों लाडले बेटों की ओर देखते हुए बोलते हैं, तुम लोग जाकर दुआ को उसकी खाला अम्मी के घर छोड़कर आओ, और हाँ किसी ने उसे तंग करने की कोशिश करी तो मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, समझे तुम लोग? वो अपने बेटों को वार्निंग देने के लहजे में बोलते हैं। दुआ बोलती है, ठीक है मैं अभी 5 मिनट में आती हूँ। दुआ वहां से अपने रूम की तरफ चली जाती है। हाशिम सबसे बोलता है, मैंने आप लोगों से कहा था ना, वह जल्दी हम सब में घुल मिल जाएगी। आदिल जी थोड़ा दुखी होते हुए बोलती हैं, वो सबसे बात करती है, बस मुझसे बात नहीं करती। कब तक मुझसे नाराज रहेगी? क्यों मुझसे नाराज है? मुझसे अब उसकी बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती। सादी अदीला जी को समझाते हुए बोलता है, मामा वो हम सब से भी बात नहीं करती। वो बस बाबा हाशिम और दादू दादी से बात करती है। धीरे धीरे हम सब से बात करने लगेगी। आप थोड़ा सा वक्त तो दे उसे, अभी एक दिन उसे यहाँ आए हुआ है, थोड़ा वक्त दे, वो सबसे बात करने लगेगी। आदिल जी सादी की बात सुनकर अपने जज्बातों को काबू में कर लेती हैं। करीब 5 मिनट बाद दुआ नीचे आती है। हाशिम दुआ को देखते हुए बोलता है, अब चले। दुआ बस हमम में जवाब दे देती है। दुआ ने अभी भी वही सिमरी ब्लैक कलर का मास्क लगाए हुआ था। वह अपने चारों भाइयों के साथ खान मेंशन से बाहर चली जाती है। खान ब्रदर्स की कार एक घर के पास आकर रुकती है। वो घर 2 मंजिला घर था। उस घर के बाहर अकरम हाउस नेम प्लेट लगा हुआ था। उस घर के अंदर किचन में एक औरत और एक लड़की खाना बना रही थी। तभी उस घर की डोर बेल बजती है। वो लड़की किचन से निकलते हुए बोलती है, अरे बाबा किसे इतनी जल्दी है? थोड़ा सब्र नहीं हो रहा है क्या? गेट तोड़ दोगे क्या? सब्र करो, आ रही हूँ। वो जाकर गेट खोलती है। अपने सामने दुआ को देखकर वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वो जल्दी से दुआ को गले लगा लेती है। दुआ भी उस लड़की को गले लगा लेती है। दुआ की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसे वो जल्दी ही छुपा लेती है।
तभी पीछे से किचन से किसी औरत की आवाज आती है, बेटा कौन है? रमीजा, बेटा बताए ना कौन है। तभी वो औरत किचन से बाहर निकल के आती है। वह दुआ को देखकर बोलती है, दुआ बेटा आप यहाँ। उन्हें थोड़ा शौक लगा क्योंकि उन्हें लगा नहीं था खानदान दुआ को यहाँ भेजेगा। खाला अम्मी मैं नहीं आ सकती हूँ क्या? वो बहुत ही मासूमियत से पूछती है। बेटा आप क्यों नहीं आ सकती है? ये आप ही का तो घर है, आप जब चाहे तब आ सकते हैं। वहीं ऊपर सीढ़ियों से किसी लड़के की आवाज आ रही होती है, अम्मी अम्मी कौन है? अम्मी कौन आया है? तभी वह लड़का नीचे आता है। तभी उसकी नजर गेट पर खड़े हुए 4 मोस्ट हैंडसम लड़कों पर पड़ती है। वो लड़का खान ब्रदर्स को देखते हुए बोलता है, बॉस आप यहाँ। सादी उस लड़के को देखते हुए बोलता है, जैन तुम 1 घंटे बाद ऑफिस आ सकते हो, लेकिन उस 1 घंटे से 1 मिनट भी ज्यादा नहीं होना चाहिए, तुम अच्छे से जानते हो ना। फिर दुआ को देखते हुए बड़े प्यार से बोलता है, ठीक है बच्चा हम लोग चलते हैं, हम आपको शाम में आकर ले जाएंगे। दुआ बस हूँ बोलकर सबके साथ अंदर चली जाती है। जैन तो बस वहाँ शॉक में खड़ा था। उसे यकीन नहीं हो रहा था उसका बॉस उसे ये बोलेगा जिसे किसी का 1 मिनट भी लेट आना नहीं पसंद, वो खुद उसे 1 घंटे लेट आने को बोल रहा था। खान टेक्सटाइल्स। टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री में आने वाली वर्ल्ड की नंबर 1 कंपनी है खान टेक्सटाइल्स। इस कंपनी के रूल्स और रेगुलेशन सबसे ज्यादा फेमस है, लेकिन उससे भी फेमस यहाँ का बॉस सादी खान है। लड़कियां इसकी एक झलक के लिए मरती है, और ये जनाब लड़कियों को देखना तक गवारा नहीं समझते। ये सिर्फ अपनी बेगम को ही देखेंगे और किसी लड़की को नहीं, ये इनका मानना है। जैसा इनका मानना है वैसे ही ये उस चीज पर अमल फॉलो भी करते हैं। सादी खान को देखकर जो एम्प्लॉय बातें कर रहे थे वो चुपचाप अपने काम में मशरूफ हो जाए हैं, और एक एक करके सब लोग उसे गुड मॉर्निंग विश करते हैं। सादी सीधा अपने केबिन में जाकर अपनी चेयर में लीन हो जाता है। इस वक्त उसके चेहरे में एक अलग ही खुशी, एक अलग ही नूर था, जैसे ना जाने उसने कोई खोई हुई चीज पाली हो। वो आंखें बंद किए हुए बोलता है, ओ तो तुम यहाँ रहती हो मिस साइलेंट। उसकी आंखों के सामने एक सीन चलने लगता है। एक लड़की रोड क्रॉस कर रही होती है। तभी उसको सामने से एक कार आती हुई दिखती है, जिसे देखकर वो वहीं जम सी जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। तभी कोई उस लड़की को आकर अपनी बाहों में भरकर वहां से दूसरी ओर ले जाता है। उस लड़की को तो कुछ समझ ही नहीं आया था। वो लड़का तो उस लड़की के नूरानी खूबसूरत चेहरे में खो ही गया था। उसकी नजरें तो उसकी उस लड़की की ग्रे आइज में जाकर ठहर गई थी। उस लड़के की ग्रीन आइज तो बस उस लड़की की ग्रे आइज में डूबी ही जा रही थी। वो लड़की थोड़ा स्ट्रगल करके खुद को उस लड़के की गिरफ्त से आजाद कर लेती है और बिना कुछ बोले वहां से चली जाती है। ये सोचते हुए सादी के चेहरे में दुनिया जहां की मुस्कुराहट आकर बिखर गई थी। जो शख्स कभी मुस्कुराया नहीं था, यहाँ तक कि उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट की झलक तक नहीं आती थी, जो सिर्फ अपनी बहन के सामने मुस्कुराता था, वो भी ना के बराबर, वो आज मुस्कुरा रहा था। उसका जानने वाला कोई उसे देखता तो पक्का बेहोश ही हो जाता। सादी का फोन बहुत देर से बज रहा था, जिसे वो इग्नोर कर रहा था, लेकिन उसका फोन बार बार बजे ही जा रहा था। वो खिंचा कर फोन उठा लेता है। अब ये कौन है जो 2 पल की जिंदगी सुकून से नहीं जीने दे रहा? तभी फोन की दूसरी साइड से कुछ कहा जाता है, जिसे सुनकर सादी की आंखें सर्द लाल हो जाती है। जिन आंखों में अभी चमक थी वो अब गुस्से में तब्दील बदल हो गई थी। उसकी आंखों में खून उतर आया था, जैसे कोई अभी उसके सामने आएगा वो उसका कत्ल कर देगा। डार्क विला। जैसा उसका नाम वैसे ही वहाँ की हर एक चीज पूरी डार्क ब्लैक, और उस डार्क विला के अंदर से बहुत सारे जानवरों के गुर्राने की आवाज आ रही थी। अगर कोई नॉर्मल इंसान वहां जाए तो डर के मारे ही वही अपना दम ही तोड़ दे, इतना ज्यादा डरावना था वो विला। वही उस विला के अंदर से किसी की चीखने की आवाज आ रही थी, जो उस विला को और ज्यादा डरावना बना रही थी। इस विला के अंदर एक लड़का किसी को बड़ी ही बेदर्दी से चाबुक से मार रहा था। उसका चेहरा देख पाना नामुमकिन था, क्योंकि उसने अपने चेहरे पर मास्क पहना हुआ था, लेकिन उसकी सुनहरी आंखें दिख रही थी, जिनमें अभी खून उतरा हुआ था। वो लड़का बड़ी बेदर्दी से उस इंसान को मारते ही जा रहा था। वो गुस्से में उसे मरते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी नूरुल के बारे में हमारे दुश्मनों को बताने की, जिसे नजर उठा के देखने की हिम्मत किसी में नहीं है। तूने उसी के बारे में हमारे दुश्मनों को बता दिया। तुम्हें क्या लगा था मुझे पता नहीं चलेगा? वो तुम ही हो जो यहाँ की बात हमारे दुश्मनों को बता रहे हो। यू जैसी गद्दारी का अंजाम सिर्फ मौत है, और तुमने अपनी मौत को दावत खुद दी है। तभी उस विला के बाहर एक गाड़ी आकर रुकती है। उस गाड़ी के अंदर से एक शख्स बाहर निकलता है, जो बहुत ही गुस्से में अपनी बाजुओं को ऊपर की तरफ फोल्ड करते हुए उस विला के अंदर दाखिल होता है। उस शख्स की आंखें गुस्से से लाल थी। वही जो लड़का उस इंसान को चाबुक से मार रहा था, वो शख्स उससे चाबुक ले लेता है। वो खुद ही उस इंसान को जोर जोर से चाबुक से मारने लगता है। उस इंसान के शरीर से खून निकलने लगा था,
लेकिन वहां खड़े उन दोनों लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। वो शख्स गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बहन के बारे में उन लोगों को बताने की, जो खुद की पहचान छुपाने के लिए खुद को मास्क से कवर करके रखती है, और तूने उसकी ही खबर हमारे दुश्मनों को दे दी। नॉट गुड करीम। सादी खान को धोखा देने का अंजाम मौत है, सिर्फ मौत, लेकिन मौत भी तुझे इतनी आसानी से नसीब नहीं होगी। तुझे हर दिन तड़पना पड़ेगा, तू अपने हर दर्द पर मौत की भीख मांगेगा, लेकिन वो मौत भी तुझे इतनी जल्दी नसीब नहीं होगी। जब तक सादी खान नहीं चाहेगा, तब तक तुझे मौत नसीब नहीं होगी। वो इस वक्त रूह कब्ज करने वाले फरिश्तों से कम नहीं लग रहे थे। एक करीब 55-60 साल का आदमी नीचे फर्श में सदमे से बैठा हुआ था, वहीं उसके सामने किसी की मैयत रखी थी। वो आदमी गुस्से और सदमे से मिले जुले भाव से उस मैयत को देख रहा था। वो गुस्से में बोलता है, इस बार उन लोगों ने हद कर दी, इस बार पानी सर के ऊपर चला गया। मैं उन लोगों को तबाह बर्बाद कर दूंगा, उनका नमो निशान मिटा दूंगा। अब उन लोगों पर करीम खां का कहर बरसेगा, ये जहर पूरा शहर देखेगा। वहीं करीब 28-30 साल का एक लड़का खड़ा हुआ था, जिसकी आंखें गुस्से से सर्द लाल थी। वो गुस्से में उस मैयत को देखते हुए बोलता है, अब बहुत हो गया इन लोगों का, अब अपनी सारी हदें पार कर दी हैं इन लोगों ने। भाईजान, आपकी मौत का बदला लूंगा मैं इनसे, आपकी कुर्बानी जाया वेस्ट नहीं होने दूंगा। सुना है इनकी शहजादी वापस आ गई है, अब इनकी शहजादी को अपने कब्जे में करके वो तकलीफ दूंगा जो दर्द और तकलीफ इन लोगों ने हमें दिया है। उनकी शहजादी को इतनी तकलीफ दूंगा कि उनकी रूह तक कांप उठेगी। बड़ा घमंड गुरूर था ना इन लोगों को, इनकी कोई कमजोरी नहीं है, अब तो इनकी कमजोरी वापस आ गई है। बस कुछ दिन और चैन की सांस ले लो, फिर तुम लोगों को भी वही दर्द तकलीफ महसूस होगी जो हमें महसूस हुई है। वो लड़का इस वक्त किसी साइको से कम नहीं लग रहा था। वो लड़का जो अभी खड़ा था वो नीचे फर्श में गिर जाता है। उसके एक पैर से खून निकलने लगा था। अंदर आ रहे यूजे ने उसके पैर में गोली मार दी थी, वही सादी ने अपने गुस्से को कंट्रोल किया हुआ था। करीम खां गुस्से में बोलता है, तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे घर के अंदर आने की, निकलो अभी के अभी। यूजे ने जिस बंदूक से गोली चलाई थी उसमें से धुआं अभी भी निकल रहा था। वो उस गन को अपने माथे में रख थोड़ा रब करता है। उसका ऑरा बहुत ज्यादा डरावना लग रहा था। ऊपर से उसके अंदर से आती ठंडी वाइब्स जो उस माहौल को और ज्यादा डरावना बना रही थी। वहां खड़े लोगों को घुटन होने लगी थी। यूजे उस लड़के के पास पंजों के बल बैठते हुए उसकी चीन गुण से ऊपर करते हुए बोलता है, जिसका नाम लेने की हिम्मत किसी में नहीं, तू उसको दर्द देने की बात कर रहा है। वो कस के उसका जबड़ा पकड़ लेता है। तेरी ये गंदी जबान से मेरी नूरुल एन का नाम अच्छा नहीं लगता, और जिस जुबान ने एक बार उसका नाम ले लिया वो जुबान नहीं रहती। इतना बोलकर वो अपनी पॉकेट से एक चाकू निकलकर उस लड़के की जबान काट देता है। करीम खां के अंदर भी डर की लहर दौड़ जाती है, लेकिन वो अपना डर छुपाते हुए जल्दी से अपने बेटे के पास चला जरा है, जो दर्द में बिलकक रहा था। वो गुस्से में यूजे को देखते हुए बोलता है, ये तुमने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। यूजे उनके पास आकर बैठते हुए बोलता है, आप अपनी उम्र के हिसाब से कम तजुर्बा रखते हैं, वरना आपको पता होता यूजे की नूरुल का नाम बोलने का अंजाम क्या होता। वो तो आपने अपने छोटे बेटे ओ ए हाल देख ही लिया। तुम सबको जहनुम वासिल करने की कुव्वत ताकत रखता हूँ, लेकिन अभी नहीं बख्श रहा हूँ, वरना तुम्हारे और तुम्हारे बेटों की मैयत को कौन कंधा देगा। सादी तो आराम से वही रखे सोफे में बैठा था, लेकिन उसका ऑरा इतना ठंडा था, लोग उसके वहां होने से ही कांप रहे थे। वो दोनों ही किसी मौत के फरिश्ते से कम नहीं लग रहे थे। उफ, जहाँ पर मैयत हो वहाँ का पानी भी मेरे लिए बेकार है, और जहाँ पर मेरी नूरुल एन को कुछ बोला जाए वहाँ का पानी पीना भी हराम है मेरे लिए। यूजे वही टेबल में रखे पानी को देखते हुए बोलता है, जो अभी एक मुलाजिम नौकर लेकर आया था। अकरम हाउस। दुआ अपनी खाला अम्मी से लिपट कर बस रोए जा रही थी। हनान अकरम, दुआ की खाला अम्मी दुआ को शांत कराते हुए बोलती है, बेटा शांत हो जाओ, ऐसे रोने से कुछ नहीं होगा, वो तुम्हारी फैमिली है, तुम्हें उनके साथ रहना सीखना होगा। अच्छा शांत हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी फेवरेट अंडे की पकौड़ी बनाती हूँ। फिर रामीजा को देखते हुए बोलती हैं, बेटा आप दुआ को ऊपर अपने रूम में लेकर जाओ, मैं बना के लेकर आती हूँ। रमीजा दुआ को लेकर अपने रूम में चली जाती है। दुआ उससे लिपट कर रोने लगती है। रामीजा उसे शांत कराते हुए बोलती है, यार शांत हो जा, कितना रोएगी, देख पूरी आंखें सूज गई हैं तेरी। दुआ रमीजा से थोड़ा दूर होते हुए उससे पूछती है, क्या तुम्हें भी पता था इस बारे में? नहीं, मुझे नहीं पता था, मुझे तभी पता चला जब वो लोग तुम्हें लेने आए, तब अम्मी ने मुझे बताया था। रमीजा थोड़ा संजीदा होकर बोली। दुआ की नजर जैन पर जाती है, वो उसे शक भरी नजरों से देखने लगती है। जैन खुद पर दुआ की ऐसी नजरें पाकर बोलता है, यार तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो,
फिर जबरदस्ती की बत्ती सी दिखाते हुए बोलता है, मुझे कुछ टाइम पहले मालूम चला। वो दुआ को बता देता है। वो समझ गया था दुआ क्यों उसे घूर रही है। दुआ उससे कुछ बोलती वो वहां से जाते हुए बोलता है, मुझे लेट हो रहा है, मैं चलता हूँ। इतना बोल वो वहां से इतनी तेज गायब हुआ जैसे वो वहां था ही नहीं। रामीजा अपने लहजे में संजीदगी लाते हुए दुआ से पूछती है, तुम घर में सबसे बात कर रही हो ना? दुआ अपना सरनामे हिला देती है। क्यों? रामीजा दोबारा दुआ से सवाल करती है। दुआ अपनी मिडिल फिंगर को बार बार आपस में टैप करते हुए बोलती है, वो मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं कैसे बात करूं। देख तू कितनी लकी है, तुझे दो दो फैमिली का प्यार मिल रहा है। उनकी मजबूरी थी, उन्होंने तुझे दूर करा। कोई भी वालिदैन माँ बाप अपने बच्चों को खुद से दूर नहीं करते। उन्होंने तेरी सांसें बचाने के लिए खुद की सांसें, खुद के जज्बात जब्त कर लिए। तुझे बात तो करनी होगी ना। वो लोग जो बोलते हैं तुझे तुझसे बात करते हैं, उस बात का जवाब दिया कर। रमीजा दुआ को समझाते हुए बोलती है, मैं कैसे बात करूं उन सब से? मैं तो ढंग से अपनी नजरें भी उन सब से में मिला पाती। मेरी वजह से चाचू चाची की रूहें उनके जिस्मों से आजाद हो गईं। मेरी वजह से शाजिम भाई, नोट भाई यतीम अनाथ हो गए। मैंने पैदा होते ही साथ उस घर में तबाही मचा दी। मेरे पैदा होते ही वहां के दो लोगों की रूहें आजाद हो गईं। तू बता मैं कैसे किसी से बात करूं? दुआ की आंखों में फिर नमी छा गई थी। रामीजा दुआ को समझाते हुए बोलती है, देख इसमें तेरी कोई गलती नहीं है। तू इतना मत सोच और घर वालों से बात करो। देख उनको भी हट होता होगा, तू उनसे बात नहीं करती। अच्छा ये सब छोड़ तू आराम कर। दुआ रामीजा की गोद में अपना सर रख के लेट जाती है। थोड़ी ही देर में वो नींद के आगोश में चली जाती है। शाम का वक्त। दुआ अपनी खाला अम्मी के हाथों की बनाई हुई अंडे की पकौड़ी बड़े मजे से खा रही थी। उसने एक भी रामीजा को नहीं दिया था। रामीजा गुस्से में दुआ को घूर रही थी। दुआ उसको देखकर हंसते हुए बोलती है, ओले मेरा बाबू नाराज हो गई क्या? ले ले तू भी खा ले। दुआ रामीजा को चिढ़ाते हुए बोलती है। तभी उनके घर की डोर बेल बजती है। रामीजा जाकर दूर ओपन करती है। उसे सामने सादी दिखता है। दुआ को लेने सिर्फ सादी ही आया था, बाकी के उसके भाई नहीं आते थे। रमीजा सादी को देखते हुए बोलती है, आप इतनी जल्दी? जल्दी कहाँ आया हूँ माय साइलेंट गर्ल, कितना लेट हो गया? सादी खुद के मन में बोलता है। रामीजा सादी के सामने हाथ वेव करते हुए बोलती है, कहाँ खो गए? बोले अब। दुआ को भेज दो। वो बड़ी मुश्किल से ये बोल पाया था। उसे उन ग्रे आइज के सिवा कुछ दिख ही नहीं रहा था। रामीजा सादी से बोलती है, आप चिंता न करें, वो धीरे धीरे सबसे बोलने लगेगी, उसे कुछ टाइम दें। सादी बस हम में जवाब दे देता है और कार में बैठकर दुआ का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर में दुआ आ जाती है। सादी बहुत आराम से कार ड्राइव कर रहा था। खान मेंशन। दुआ बिना किसी से कुछ कहे सीधा सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती है। अदीला जी दुआ को देखते हुए बोलती है, बेटा खाना खा लो, खाना लग गया है। मुझे भूख नहीं है। इतना बोलकर दुआ सीधा ऊपर अपने रूम में चली जाती है। वो रूम देखकर तो शौक ही हो गई थी। जहां सुबह तक वो रूम पूरा पिंक था, अब वो व्हाइट कलर में तब्दील हो गया था। वहां पर रखी हर एक चीज बहुत ज्यादा महंगी थी। दुआ ने कल अपने रूम को बिल्कुल भी नहीं देखा था। आज उसने पूरे रूम को अच्छे से ऑब्जर्व किया था। वहीं बालकनी में खूब सारे गमले लगे हुए थे, जो दुआ को बहुत पसंद था। रात के करीब 3 बजे दुआ के पेट से गुड़गुड़ की आवाज आने लगी थी। दुआ अपने पेट पकड़कर बैठ जाती है। उफ ये भूख किसी दिन नहीं लग सकती क्या? अब मैं क्या खाऊं? वो खुद में ही बड़बड़ाती है। वो खुद से ही बोलती है, हाँ चलो किचन में चल के देखती हूँ, शायद कुछ मिल जाए। दुआ अपने रूम से निकाल कर सीधे किचन में जाने लगती है। वो जैसे ही किचन में पहुंचती है, वो अपने सामने सादी को देखती है। दुआ उसे देखकर सीधा अपने रूम की तरफ रुक कर जाने लगती है। सादी दुआ को आवाज लगाते हुए बोलता है, रुको मुझे पता है तुम्हें भूख लगी है, रुको अभी हम लोग तुम्हें खाना गर्म करके देते हैं। दुआ हम सुनकर शौक रह जाती हूँ। वह अपने मन में सोचती है, हम मतलब इन लोग क्या मेरा जगने का इंतजार कर रहे थे कि मैं कब जाऊंगी? क्या इन लोगों ने भी खाना नहीं खाया? क्या ये रात भर सोए नहीं है? रात के 3 बजे बज रहे हैं, ये लोग यही किचन में। वो ये सब बातें सोचते हुए खुद से ही एक के बाद एक सवाल किए जा रही थी। थोड़ी देर में दुआ के चारों भाई उसके लिए खाना गर्म कर डाइनिंग टेबल में रख देते हैं। नोर्ज दुआ को डाइनिंग टेबल में बैठा देता है और वह चारों भी है बैठ जाते हैं। शाज़ोम दुआ को खाना सर्वे करके देता है। दुआ से भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी, इसलिए वो फौरन खाने लगती है और उसके चारों भाई भी वहीं बैठकर खाने लगते हैं। दुआ उन सब से पूछती है, क्या आप लोगों ने भी खाना नहीं खाया? वह सब एक साथ ना में जवाब देते हैं। दुआ अपने मन में सोचती है, क्या इन्होंने खाना नहीं खाया सिर्फ मेरी वजह से? मैं कितना परेशान कर रही हूँ सबको।
दुआ यही सब ये सोच रही होती है। थोड़ी ही देर में वह सब खाना खा लेते हैं। हाशिम सारे बर्तन किचन में जाकर रख देते हैं। साथ ही दुआ से बोलता है, चलो अब तुम जाकर सो जाओ, सुबह मिलते हैं, अच्छे से सोना, शब्बा खैर, गुड नाइट, सब एक साथ बोलते हैं। वह लोग दुआ को दुआ के रूम में छोड़ देते हैं, फिर अपने अपने रूम में सोने चले जाते हैं। एक बड़े से मेंशन में एक लड़का बालकनी की रेलिंग में अपने हाथों को टिकाए एक तक चांद को देख रहा था, जैसे वह चांद ना होकर उसकी कोई नायाब चीज हो। उसे बिल्कुल अपनी महबूबा की तरह निहारे जा रहा था। वह उसे चांद को देखते हुए बोलता है, बस कुछ वक्त की दूरी है, मैं आ रहा हूँ जल्दी तुमसे मिलने, तुम्हें अपना बनाने, तुम्हारे हर एक दर्द का हिसाब लेने, तुम्हारे हर एक आंसुओं का हिसाब लेने, तुम्हारी हर एक तकलीफ को तुमसे जुदा करने। मैं आ रहा हूँ, बस कुछ वक्त इंतजार करना। इस चांद की रोशनी की तरह तुम भी इतनी ही हसीन हो जितना कि यह चांद। लोग कहते हैं चांद हसीन है, मैं बोलता हूँ तुम हसीन हो। लोग कहते हैं चांद के जैसा खूबसूरत कोई नहीं, मैं बोलता हूँ तुम्हारे हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती के जैसा कोई नहीं, तुम्हारी इस खूबसूरती का कायल हूँ मैं। इस वक्त उस लड़के के चेहरे में बहुत नूर था। उसके चेहरे में पड़ती चांद की रोशनी उसे और ज्यादा हसीन जवा बना रही थी। सुबह का वक्त, दुआ आराम से सोकर अंगड़ाई लेते हुए उठती है। उसे अपने पैरों में कोई चीज महसूस होती है। वह थोड़ा झुककर अपने पैरों को देखती है। उसे अपने पैरों में पायल दिखती है। वह खुश होते हुए बोलती है, वाह पायल, कितनी प्यारी पायल हैं। फिर थोड़ा कंफ्यूजन में खुद से ही बोलती है, ये किसने पहनाई मुझे, किसको पता है मुझे पायल बहुत पसंद है, कौन मुझे पहना गया, वो भी रात में। वह यही सब सोच रही होती है। तभी उसकी नजर वही बैग के बगल में रखी टेबल के ऊपर एक कागज पर पड़ती है। वह उसे कागज को उठाकर देखती है। उसमें लिखा था एक खूबसूरत सा तोहफा एक खूबसूरत हसीना के लिए। वह ये पढ़कर थोड़ा शौक हो जाती है। वो खुद से ही बोलती है, ये किसने दिए हैं। फिर कुछ सोचते हुए बोलती है, जरूर हाशिम लाया होगा, उसे मुझे सरप्राइज करने का बड़ा शौक है। उसको पता है मुझे पायल कितनी ज्यादा पसंद है, लेकिन मैं उसे बताऊंगी नहीं। बहुत शौक है उसे मुझे सरप्राइज करने का, अब एक सरप्राइज मैं उसे दूंगी। दुआ उन सिल्वर पायलों को देखकर बहुत खुश थी। वो खुद से ही बोलती है, वाओ, इसमें तो डायमंड्स लगे हैं, कितनी प्यारी लग रही है ये। वह अपने बेड से उतरकर पूरे रूम में नाचने लगती है। इस बात से बेखबर किसी की दो जोड़ी आंखें उसे ही घूर रही हैं। दुआ ऐसे ही थोड़ी देर पूरे रूम में नाचती है, फिर कबर्ड से अपने कपड़े निकालकर बाथरूम में चली जाती है। जहांगीर मेंशन, एक लड़का बड़े आराम से बेड में पसर कर सो रहा था। तभी उसके रूम में एक लड़की आती है। उस लड़के को ऐसे बेखौफ सोता देख उसके फेस में एक डेविल स्माइल आ जाती है। वह वही टेबल में रखे जग को उठाकर उस लड़के के ऊपर पूरा पानी डाल देती है। वह लड़का एकदम से चिल्लाने लगता है, बारिश 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 हो गई, बारिश हो गई, कोई बचाओ मुझे, मैं इस बारिश में डूब जाऊंगा। वह एकदम से होश में आता है और अपने सामने खड़ी लड़की को देखकर बोलता है, आप यह सब क्या है, आप मेरे ऊपर यह पानी क्यों डाल रही हैं। वह लड़की गुस्से में बोलती है, अबे गधे, टाइम देखा है तुमने, 9 बजे बज रहे हैं और कल तेरा बर्थडे है, तुझे शॉपिंग पर नहीं जाना, जब देखो तब बस सोता ही रहता है, तुझे सोने के अलावा कोई काम नहीं, एक सोना, दूसरा खाना, या फिर अपने उस लंगूर जैसे दोस्त के साथ बस घूमना, उसके अलावा कुछ आता भी है तुझे, कभी तो सीरियस हो जाया कर। तुझे पता है ना, जब भाई यहाँ होते हैं उन्हें सब डाइनिंग टेबल में चाहिए, सिर्फ आधा घंटा है तेरे पास। वह लड़का बेकार सा मुंह बनाते हुए बोलता है, आप हर वक्त मुझे डांट नहीं सकती, अब मैं कल 19 का हो जाऊंगा, तो अब आपको मुझे दांतों का कोई हक नहीं बनता है, अब मैं बड़ा हो गया हूँ। वह लड़की बोलती है, अच्छा मैं अभी बताती हूँ तुझे, हुनैन के बच्चे, मैं तुझे डांट नहीं सकती, रुक जा। वह लड़का जल्दी से उठकर सीधा बाथरूम में भाग जाता है। बाथरूम का गेट बंद कर अंदर से ही बोलते हैं, जुमर आप मुझे नहीं मार सकती हैं, आप मुझे मार कर दिखाएं, देखा मैं बच गया हर बार की तरह। और आपको मैं एक बात तो बताना भूल गया, हाशिम की बहन आई है, उसका भी हाल वैसा ही हो गया जैसा मेरा होता था। वह मेरे ऊपर हंसता था, अब मैं उसके ऊपर हंसूंगा। और वो कल की बात सोचते हुए जोर जोर से हंसने लगता है, हा 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 हा। वह लड़की जिसका नाम जुमर था वह हुनैन से पूछती है, क्या सच में हाशिम की बहन आई है, मुझे उससे मिलना है, तुम उसे अपने बर्थडे पार्टी में बुलाना। हुनैन थोड़ा संजीदा होकर बोलता है, आप ही हाशिम बता रहा था, उसकी बहन किसी से मिलती नहीं है, अगर कोई उसके घर में आता है, वो अपने रूम से बाहर ही नहीं निकलती है, तो कैसे आएगी पार्टी में। जुमर बोलती है, मुझे इन सब से कोई मतलब नहीं है, तुम बस उसको पार्टी में लेकर आओगे, कैसे अब ये तुम्हें करना है, मैं इसके बारे में कुछ नहीं जानती। जुमर खुद से ही बोलती है, दुआ तुमसे मिलने की मेरी ये दिली ख्वाहिश अब जाकर पूरी होगी।
जुमर जहांगीर 21 साल की लड़की, कली हेयर, सिल्वर आइज, होठों के ऊपर छोटा सा तिल, ज्यादा खूबसूरत नहीं लेकिन उससे कम भी नहीं, गोरी नहीं हल्की सावली, लेकिन वह अपने लुक में भी बिल्कुल बला की खूबसूरत लगती थी। उसको एक बार कोई देख ले तो किसी और को ना देखे, वह इतनी ज्यादा खूबसूरत थी। वह लोगों के दिलों पर राज करती थी, लेकिन आज तक उसने किसी को भी अपना ये छोटा सा दिल नहीं दिया था, सिवाय एक के। इसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। जुमर हुनैन के रूम से निकालकर एक दूसरे फ्लो में जाती है, जो पूरा का पूरा फ्लो खाली पड़ा था, जहां आने की इजाजत किसी को भी नहीं थी। वही उस फ्लो के बिल्कुल साइड में बने एक कमरे के बाहर वो रुक जाती है और गेट लॉक करती है। अंदर से किसी लड़के की आवाज आती है, अंदर आ जाओ। जुमर अंदर जाकर बोलती है, उमर भाई नाश्ता रेडी है, मैं आपका नाश्ता यही ले आऊं या फिर आप नीचे चलकर करेंगे। वो लड़का जो अपनी बॉडी में परफ्यूम लगा रहा होता है, बोलता है, तुम चलो मैं आता हूँ। उसकी आवाज में ही गुरूर घमंड साफ साफ समझ आ रहा था। जुमर उस रूम से बाहर चली जाती है। उस फ्लो में आने की इजाजत किसी को नहीं थी सिवाय जुमर और उसकी मामा के। उमर जहांगीर 28 साल का नौजवान, एशिया के ही नहीं वर्ल्ड के टॉप 5 बिजनेसमैन में से एक था। कसी हुई चेस्ट, उसमें ऊपर से बिल्कुल टाइट शर्ट, अगर जरा सी अंगड़ाई ली तो उसकी शर्ट ही फट जाए। वो गिरे पेंट वाइट शर्ट और ग्रे टाई में किसी मॉडल से काम नहीं लग रहा था। अगर उसके लुक की बात करें तो सुनहरी आंखें, जबड़े कसे हुए, हमेशा की तरह चेहरे पर एक मुस्कुराहट भी नहीं, हल्की बियर्ड, सलीके से सेट किए बाल, इस लुक में वो बिल्कुल हैंडसम एंड सेक्सी लग रहा था। उसका मुकाबला करने की ताकत किसी में भी नहीं थी। उमर अपने रूम से निकालकर नीचे डाइनिंग हॉल में आ जाता है। वह अपने चेयर में जाकर बैठ जाता है। वही डाइनिंग टेबल में सब मौजूद थे सिवाय हुनैन के। उमर जुमर से पूछता है, ये लेटलेटिव कहाँ है? जुमर कुछ बोलती उससे पहले ही हुनैन भागते हुए आता है और टेबल में बैठते हुए बोलता है, माजरत, माफी चाहता हूँ भाई, थोड़ा सा लेट हो गया, आइंदा से ऐसा नहीं होगा, माफ कर देना। उमर कुछ भी नहीं बोलता और चुपचाप अपना नाश्ता करने लगते हैं। वह जल्दी जल्दी अपना नाश्ता करके वहां से जाने लगता है। उमर की मामा तालिया जहांगीर उमर से पूछती हैं, बेटा इतनी जल्दी कहाँ जा रहे हो, ढंग से नाश्ता तो कर लो। उमर बोलता है, मामा मेरी आज एक बहुत जरूरी मीटिंग है तो मुझे जल्दी जाना होगा, मैं चलता हूँ, खुदा हाफिज। उमर की मामा तालिया जहांगीर यनान जहांगीर से बोलती हैं, हमारा बेटा बड़ा हो गया है, अब हमें उसकी शादी कर देनी चाहिए। यनान जहांगीर अपनी बेगम को देखते हुए बोलते हैं, बेगम आपको लगता है वह उसके अलावा किसी और से निकाह करेगा? वह उसकी मोहब्बत में कैद है, एक ऐसी मोहब्बत जिसे उसने अभी तक देखा भी नहीं, फिर भी यह उसकी मोहब्बत में कैद है। आपको लगता है वह किसी और लड़की से निकाह करने के लिए मानेगा? अगर हमने उससे ये बात बोली ना तो पूरे घर में कहला देगा वो। जुमर जो अपने मामा और बाबा की बात सुन रही थी, वह थोड़ा संजीदा होते हुए बोलती है, मामा बाबा वो आ गई है। तालिया जहांगीर और यनान जहांगीर शौक होते हुए बोलते हैं, क्या वह गई है? लेकिन उन्होंने तो हमें नहीं बताया। जुमर उन दोनों को देखते हुए बोलती है, मामा बाबा उसको आए हुए अभी कुछ दिन हुए हैं और वह अभी सबसे घुल मिल नहीं पाए हैं। थोड़ा वेट करें, वह लोग बता देंगे। अब तो आप लोगों को पता चल गया है, आप जाकर उनसे मिल लीजिए और भाभी का हाथ मांग लीजिए और मेरे लिए भाभी ले आइए। हुनैन तपाक से बोलता है, आपके लिए बस क्यों, मेरे लिए भी, मुझे भी भाभी चाहिए। यनान जहांगीर बोलते हैं, मिलने तो अब हमें जाना ही पड़ेगा। इसकी इतनी हिम्मत बढ़ गई कि इसने हमें नहीं बताया, अब तो इसके अच्छी सी क्लास लगानी पड़ेगी। अकरम हाउस। रामीजा आराम से बेड में उल्टा लेटकर एक बुक पढ़ रही थी। उस बुक को देख पाना थोड़ा मुश्किल था कि वह बुक कौन सी बुक है, क्योंकि वह एक बुक के अंदर उस बुक को रख कर पढ़ रही थी, जिस वजह से उस बुक को देख पाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था। लेकिन उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशंस को देखकर ऐसा लगता है जैसे वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बुक है। वह एक लाइन को पढ़ती है, फिर दोबारा पढ़ती है, फिर तिबारा पढ़ती है, फिर अपने दोनों हाथों से अपने चेहरे को छुपाते हुए बोलती है, ऐसे भी होता है, वह उसको कितना तंग कर रही है, लेकिन वह देखो कितने प्यार से उससे बात कर रहा है। काश मेरी जिंदगी में भी ऐसा कोई होता मुझे प्यार करने वाला और मैं उसे ऐसे ही तंग करती। लेकिन इसकी मोहब्बत तो इश्क परवान चढ़ गई, इसके इश्क की दास्तां है ये। क्या मोहब्बत है इसकी, सीरियसली आज के टाइम में ऐसी मोहब्बत करने वाला मिलना मुश्किल है। तभी रामीजा का फोन बजने लगता है। वो अपने ख्वाबों से बाहर निकलते हुए बोलती है, अरे यार अब किसकी कॉल आ गई, मैंने सबको मना कर रखा है, मुझे इस टाइम कॉल न किया करो, पता नहीं कौन फौत हो गया है जो मुझे जहनुम कॉल कर रहा है। रमीजा फोन उठाती है, उसके फोन पर कोई अननोन नंबर फ्लैश हो रहा था। वह कॉल रिसीव करते हुए बोलती है, हेलो कौन? हेलो हेलो कौन है जनाब, रमीजा बोल रही थी, लेकिन फोन के दूसरे साइड से कोई आवाज नहीं आती है। अब तो रमीजा का गुस्सा परवान चढ़ गया था,
किसी के कुछ न बोलने पर वह गुस्से में बोलती है, जनाब कौन है आप? जब आपको बात ही नहीं करनी थी तो कॉल क्यों की? या फिर आपके मुंह में फेविक्विक चिपक गया है? पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं, कॉल कर रहे और बोल भी नहीं रहे, पता नहीं ऐसे लोग कहाँ से आते हैं। अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलादें, ज्यादा पैसा है तो गरीबों को जकात दान दे दे। रामीजा गुस्से में कॉल कट कर देती है। फोन के दूसरे साइड से जो शख्स था, वह फोन अपने दिल में लगाते हुए बोलते हैं, हाय माय साइलेंट गर्ल, तुम तो गुस्से में भी कहर ढाती हो। बस मैं तुम्हारा ये गुस्से से लाल पीला चेहरा अपनी आंखों से नहीं देख पाया, लेकिन मैंने उसे भी इमेजिन कर लिया। तुम उसमें भी कहर ढा रही हो। तुम तो कुछ ही टाइम में मेरे दिल में राज करने लगी माय साइलेंट गर्ल। खान मेंशन। दुआ आराम से गार्डन में बैठकर अपना फोन स्क्रॉल कर रही होती है। तभी हाशिम उसके पास आते हुए बोलता है, सुन मेरे साथ शॉपिंग पर चल। दुआ उसे देखते हुए बोलती है, सीरियसली तुम्हें लगता है मैं शॉपिंग पर जाऊंगी? मैं नहीं जा रही हूँ, निकल यहाँ से। हाशिम उसे इंसिस्ट करते हुए बोलता है, यार प्लीज चलना, तू तो मेरी प्यारी बहन है न, प्लीज चल। तू मेरे लिए इतना नहीं कर सकती? कल हुनैन का बर्थडे है, वो आया है मुझे शॉपिंग पर लेने, तू अकेले यहाँ क्या करेगी? चल मेरे साथ। दुआ उसे मना करते हुए बोलती है, नहीं मैं नहीं जा रही हूँ। तभी पीछे से मिन खान आते हुए बोलती है, बेटा चली जाए ना, आपका भी बाहर जाकर मूड फ्रेश हो जाएगा। दुआ उनको देखते हुए बोलती है, दादी आप कह रही हैं, इसलिए मैं जा रही हूँ। मेरा तो बिल्कुल भी मन नहीं था जाने का। फिर दुआ हाशिम के साथ चली जाती है। वह कार में आराम से बैठकर फोन स्क्रॉल कर रही होती है। तभी उसके दिमाग में कुछ आता है और वह हाशिम से बोलती है, हाशिम यहाँ पर कोई बुक स्टोर हो तो प्लीज वहां पर कार रोक लेना, मुझे कुछ पूछ लेनी है। हाशिम एकदम से ब्रेक लगा देता है। दुआ उसे घूरते हुए बोलती है, अब क्या हुआ? हाशिम खुश होते हुए बोलता है, तूने मुझसे प्लीज बोला, मुझसे प्यार से बात की। हुनैन देखना, मेरी बहन ने मुझसे प्यार से बात की, वो पागलों की तरह बोल रहा होता है। दुआ उसे घूरते हुए बोलती है, तुम्हारी पागल पेंटी हो गई हो तो हम चले, या फिर मैं घर जाऊं? हाशिम तुरंत कार स्टार्ट कर देता है। दुआ दोबारा अपना स्क्रॉल करने लग जाती है। थोड़ी ही देर में उनकी कार एक बुक स्टोर के पास आकर रुकती है। दुआ जल्दी से कार से निकालकर उस बुक स्टोर के अंदर चली जाती है। हाशिम भी जल्दी से उसके पीछे जाने लगता है। वो खुद से ही बोलता है, इस लड़की को जरा सा सब्र नहीं होता, ऐसे गई है जैसे कोई ट्रेन छूटी जा रही है। थोड़ी देर में दुआ उस बुक स्टोर से उदास होकर बाहर निकलती है। हाशिम उससे पूछता है, तुम्हें ऐसी कौन सी बुक चाहिए थी जो तुम्हें मिली नहीं? तुमने पूरा बुक स्टोर छान मारा, लेकिन तुमने कोई बुक ली ही नहीं। दुआ कार में बैठ जाती है और अपनी चॉकलेट निकाल कर खाने लगती है। वो साइड फेस करके खा रही थी ताकि हुनैन उसे न देख पाए। उसने अपने आगे बैठे हुए उन दोनों लड़कों से भी पूछना जरूरी नहीं समझा था, क्योंकि वह इस बात को पूछना जरूरी समझते ही नहीं थी। हाशिम उससे दोबारा पूछता है, तुम्हें ऐसी कौन सी बुक चाहिए थी जो तुम्हें पूरे बुक स्टोर में नहीं मिली? दुआ चॉकलेट खाते हुए बोलती है, मुझे पीरे कामिल, आबे हयात, जन्नत के पत्ते, नमल, रूहे यारम, ये बुक्स चाहिए थी। वही हाशिम के बगल में पैसेंजर सीट में बैठा हुआ हुनैन हाशिम से पूछता है, यार यह कौन सी बुक्स होती है, मैंने तो आज तक पढ़ा नहीं, ये कौन से पेड़ में उगती है? हाशिम बोलता है, अबे मेरे से क्यों पूछ रहा है, मैं खुद पहली बार इसके नाम सुन रहा हूँ। दुआ उन दोनों को देखते हुए बोलती है, ये नॉवेल है, मेरी जान है, इसमें मेरे हीरोज का प्यार है। सालार सिकंदर का 9 साल का इंतजार है उसकी इमामा के लिए। जहां लोग अपनी मगफिरत मांगते हैं वहां उसे इमाम हाशिम को मांगना। जहान सिकंदर को उसकी बीवी का 2 नंबरी आदमी बोलना। रिश्तों की अहमियत, खुदा के रास्ते तक पहुंचाना। फारिस गाजी का उसकी बीवी के और भाई की मौत के इल्जाम में जेल जाना। उसका जुमर से शादी करना। जुमर का उससे पूछना, मैंने आपको 4 साल पहले जेल पर डाला था, आप मुझसे नफरत नहीं करते, इस बात का पूछना। फारिस गाजी का न बोलना। सादी यूसुफ का रेस्टोरेंट और इतनी बड़ी कंपनी के मैनेजर होने के बाद भी खुद को गरीब बोलना। यारम का उसकी रूह की मोहब्बत में गिरफ्त होना। अपनी रूह के लिए अपने साले से बाइक रेस करना। इसमें मेरे हीरोज की मोहब्बत लिखी है। वो दोनों तो बस दुआ की बातों को सुनते ही रह जाते हैं। उनको तो कुछ पल्ले पर नहीं रहा था सिवाय मोहब्बत की बात के। बस जहां मोहब्बत का शब्द आया था, उन्हें यही समझ में आया था कि हाँ मोहब्बत है, मोहब्बत है, मोहब्बत है, बस। दोनों खुश होते हुए बोलते हैं, वाओ, हमारे भाई बहनों की पहुंच यहाँ तक है कि नोवेल में भी पहुंच गए।